हेलो दोस्तों, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर सीईटी का स्टडी कर लिया था। अब कुछ इसपे से पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर वाले प्रॉब्लम थोड़े बहुत सॉल्व कर लेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इस चैप्टर के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमें पीछे दिया गया है। चैप्टर पे वैसे तो इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, इजी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। टू आइडेंटिकल पीस ऑफ मेटल वायर आर यूज्ड टू मेक अ सर्कुलर लूप एंड अ स्क्वायर लूप। सेम करंट इज पास थ्रू द बोथ द लूप. The ratio of magnetic dipole moment associated with circular loop to that of the square loop is. Okay. अब हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है किसका? सर्कुलर लूप टू दैट ऑफ द स्क्वायर लूप का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, पहले तो दिया क्या है हमें वो देखते हैं। टू आइडेंटिकल पीस ऑफ मेटल वायर, मेटल वायर हमें दिया गया है, आइडेंटिकल पीस है। दोनों मेटल वायर का लेंथ सपोज एल होगा, ऐसे मानो दोनों मेटल वायर का लेंथ क्या होगा? एल होगा। देन एक से हमने क्या बनाया? सर्कुलर लूप। एक से हमने क्या बनाया? सर्कुलर लूप। इस तरह से वायर लेते, इसका लेंथ है एल। एक से हमने बनाया सर्कुलर लूप और दूसरे से हमने बनाया, ये हो गया सर्कुलर लूप और ये हो गया स्क्वायर लूप। इसी वायर से बनाया, तो इस वायर से बनाएंगे तो इसका रेडियस होगा आर, तो इसका सरकमफेरेंस इज नथिंग बट 2 पाई आर इज इक्वल टू एल। करेक्ट है। और यहां जो लेंथ होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, तो यहां जो लेंथ होगा वो एल बाय 4 होगा। एल बाय 4, एल बाय 4, एल बाय 4, एल बाय 4। ये समझ में आ गया? इसका सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर और यहां जो लेंथ होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, तो एक सर्कुलर लूप बन गया और एक स्क्वायर लूप बन गया। अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। इसमें से करंट आई पास कर रहा है, करंट क्या पास कर रहा है? आई। तो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है किसका? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट विद द सर्कुलर लूप डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मूवमेंट विद द स्क्वायर लूप। फॉर्मूला एन आई ए सर्कुलर एरिया ऑफ सर्कल एंड एन आई ए एरिया ऑफ स्क्वायर। चलो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल एन आई, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर एन आई, जो भी लेंथ होगा एल बाय 4 उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। अब आर का वैल्यू मुझे पता है, यहां से अगर मैं आर का वैल्यू निकालूंगा तो आर इज इक्वल टू एल बाय 2 पाई। वो वैल्यू मैं ऊपर पुट करूंगा तो क्या होगा? एन आई पाई, आर का वैल्यू एल स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां क्या होगा? एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। ओके, और ये एन आई, तो एन आई कट हो जाएगा, एन आई कट हो जाएगा, पाई पाई कट हो गया, एल स्क्वायर कट हो गया, और अब बचा क्या? ये 4, ये 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 बाय पाई। क्या है आंसर? 4 बाय पाई। तो आंसर ए हमारा करेक्ट होगा। आंसर ए क्या होगा हमारा? करेक्ट, 4 बाय पाई। समझ में आ गया? अगर करंट कैरिंग लूप है तो करंट कैरिंग फॉर्मूला के लिए, करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है? एन आई ए। ये समझ में आ गया? ठीक, ये हमेशा याद रखना है। सर्कुलर ले के लिए लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर, और जिस तरह से लूप चेंज होगा उस तरफ से आपको उसका एरिया या लेंथ फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम, देखो सेकंड प्रॉब्लम हमें क्या दिया गया है? टू सिमिलर बार मैग्नेट P and Q, each of magnetic dipole moment M, are taken if P is cut along the axial line and Q is cut along the equatorial line, then what does all the 4 P's obtain possesses? Okay, magnetic moment M,
मैग्नेटिक मोमेंट m/2, मैग्नेटिक मोमेंट m/4 या इक्वल पोल स्ट्रेंथ। हमारे पास क्या कहा है उन्होंने, दो मैग्नेट, ये एक मैग्नेट और एक दूसरा मैग्नेट, एक है मैग्नेट P एंड सेकेंड मैग्नेट Q, मैग्नेट P एंड मैग्नेट Q। क्या कहा है उन्होंने, टू सिमिलर मैग्नेट PQ, सिमिलर मैग्नेट है, इनको हमें कट करना है। कैसे कट करना है, एक एक्सियल लाइन पे, एक को क्या कट करेंगे हम, एक्सियल लाइन पे, तो ये हो गया, इसको कट कर दिया, और एक को इक्वेटोरियल लाइन पे कट करेंगे। अब होगा क्या, अगर दोनों का लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, तो अब लेंथ क्या हो गया, L/2, L/2, ठीक है। और यहां अगर हम इसको एक्सियल कट करते हैं, अगर इसका M पोल स्ट्रेंथ, इसका पोल स्ट्रेंथ M क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, m/2। अब अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पता है, तो यहां तो मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्टली हाफ हो रहा है, यहां लेंथ हाफ होने से भी मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हो रहा है। तो ये सिंपल डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, हाफ हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि यहां लेंथ कांस्टेंट रह रहा है, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो रहा है, यहां पोल स्ट्रेंथ कांस्टेंट रह रहा है m, और लेंथ हाफ हो रहा है, लेंथ क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। हमें पता है ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, इसको 2L लिखते हैं, एक पोल से दूसरे पोल, अगर ये हाफ हो गया फिर भी सेम, ये हाफ हो गया फिर भी सेम, तो प्रोडक्ट तो सेम आएगा। तो आंसर क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट इज m/2 चारों पीसेस के लिए। आप इसको ऐसे कट करो या ऐसे कट करो, ठीक है, लेकिन सिमिलर मैग्नेट होने चाहिए। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम देखो, थर्ड प्रॉब्लम हमें क्या दिया गया है, अ लॉन्ग मैग्नेटिक नीडल ऑफ लेंथ 2L, मैग्नेटिक मोमेंट M and pole strength small m units is damaged into two pieces at the middle. Which of the following will represent the magnetic moment and pole strength of each piece? अब देखो सेम प्रॉब्लम है, अब सेम जो प्रीवियस प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम है। क्या हुआ कि एक हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है, एक हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है, लेंथ कितना इसका 2L, लेंथ है 2L, मैग्नेटिक मूवमेंट है इसका M, मैग्नेटिक मूवमेंट है इसका M, और पोल स्ट्रेंथ है इसका M, पोल स्ट्रेंथ क्या है इसका M। अब ये डैमेज हो गया और टूट गया, इसके दो पीस हो गए, इसके क्या हो गए, दो पीस हो गए मिडल से। तो अब ये एक पीस बचेगा यहां से इस तरह से, और ये दूसरा पीस यहां से, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट M रहेगा, दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट M, लेकिन लेंथ हाफ हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ। 2L था अब L हो गया लेंथ, अब क्या हो गया L, तो अब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, लेंथ हाफ हो गया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हो जाएगा। पहले मैग्नेटिक मूवमेंट कितना था, M इंटू 2L, M इंटू 2L, अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना है हर एक का, M इंटू एल, न्यू, हम इसे न्यू कहेंगे, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या, M इंटू एल। तो प्रीवियस से ये हाफ है m/2, और पोल स्ट्रेंथ सेम रह रहा है, पोल स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज नहीं है, पोल स्ट्रेंथ एज इट इज है। तो हमारा ऑप्शन देखो क्या है, m/2 एंड पोल स्ट्रेंथ सेम। तो ये याद रखना है, जब भी हम मिडल से कट करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहता है, लेंथ हाफ हो जाता है, और जब एक्सियल लाइन से कट करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाता है, लेंथ सेम रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं फोर्थ प्रॉब्लम पे। क्या कहा है फोर्थ प्रॉब्लम में, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I is turned into a circular loop
इफ द मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट करेक्टेड विथ इट्स इन MKS यूनिट इज m, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर। अब वायर का लेंथ हमें निकालना है। हमें दिया क्या है कि एक हमारे पास स्ट्रेट वायर है जिसमें से I करंट फ्लो कर रहा है। हमारे पास स्ट्रेट वायर है जिसमें से I करंट फ्लो कर रहा है। अब मानते हैं इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है। अगर नहीं दिया होगा तो लेंथ मान लो L है। इसको हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। वंस अगेन सेम प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम जैसे सॉल्व किया था, ये सर्कुलर लूप हो गया, मींस रेडियस r होगा और L इज इक्वल टू 2πr होगा एंड r इज इक्वल टू L/2 होगा। ये फाइंड करके ही रखना है, ठीक है। आ गया। देन हमें कहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, m। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, m। अगर हम करंट कैरिंग लूप है तो IA, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ। तो अब सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के लिए फॉर्मूला I/r²। r का वैल्यू हमारे पास है m इज इक्वल टू I पाई, r का वैल्यू कितना है, L² डिवाइडेड बाय 4π²। आ गया। अब हमें L निकालना है, देयरफॉर L² इज इक्वल टू ये m, 4π² यहां चला जाएगा, 4π²। देन m एज इट इज, नीचे I और ये पाई रह जाएगा, ठीक है। पाई को आप कट कर सकते हो, एक पाई कट हो गया तो ये हो गया 4πmi। इस तरफ का ऑप्शन है, ये हो गया L²। तो L क्या होगा, L होगा हमारा √4πm/i। है ऐसा ऑप्शन, या 2 के फॉर्म में है। अगर 2 बाहर निकाला तो हाँ 4π के फॉर्म में है, 4πm डिवाइडेड बाय i। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो देखो लूप वाला प्रॉब्लम आया तो फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n लेना है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होंगे तो I करंट इनटू एरिया लेना, और एरिया का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, लेंथ और रेडियस में रिलेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अब। क्या दिया है नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हेन द करंट कैरिंग कॉइल इज subtended in a uniform magnetic induction B, find the magnitude of torque acting on it। अब हमें टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्मूला सबको पता है कि एक करंट का कैरिंग कॉइल है, उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है, करंट कैरिंग कॉइल को, ठीक है। अब उस केस में हमारा टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला mb साइन थीटा। तो पहले तो साइन थीटा वाले ऑप्शन चूज करो, सबसे इंपॉर्टेंट है साइन थीटा वाले ऑप्शन ही देखो। देखो यहाँ कॉस दिया है, ये कॉस दिया है, ये तो दोनों चले जाएंगे, एक तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। तो कॉस वाले एंगल पहले ही चले जाते हैं, तो याद रखो। अब देखो m क्या होता है, करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक मोमेंट NIA, तो पुट कर दो NIA B साइन थीटा। आ गया, सबसे इजी वाला प्रॉब्लम दिया है आपको, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे कॉस वाले, यहां भी साइन थीटा नहीं है, ये भी नहीं आएगा। NIA B साइन थीटा, NIA B साइन थीटा, ओके। अब आते हैं हमारे 6th प्रॉब्लम पे, ठीक है। क्या कहा है 6th प्रॉब्लम में, अ स्ट्रेट स्ट्रिप हैज मैग्नेटिक मोमेंट m, अ स्ट्रेट स्ट्रिप हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट f if bent as a semicircle, what will be the magnetic moment of strip। अब देखो इसमें मीन्स लगता तो इजी प्रॉब्लम है कि क्या होगा, हर बार मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, लगता तो इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है। देखो ये प्रॉब्लम में क्या दिया है, अ स्ट्रेट, अब एक स्ट्रिप दिया है जो कि स्ट्रेट है,
अब इसका जो लेंथ होगा, ये स्ट्रिप है, स्ट्रेट स्ट्रिप, स्ट्रेट स्ट्रिप हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट m, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है m, इसका लेंथ मानते हैं कि l है। अब इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है, इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, m इज इक्वल टू, स्ट्रिप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा तो एक तो ये स्ट्रेट के लिए m इंटू एल आएगा, m इंटू एल आएगा, ठीक है। देन हमें क्या कहा है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ स्ट्रिप, अगर हम इसको बेंड करते हैं सेमी सर्कल में, इसमें बेंड करते हैं सेमी सर्कल में, ये हो गया सेमी सर्कल में बेंड, ये m, ये m, ठीक है। अब अगर हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन ही क्या होता है, इट इज द पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। अब देखो अगर इसका रेडियस r है, सेंटर से सेमी सर्कल का रेडियस r है, तो ये भी रेडियस r रहेगा। अब डिस्टेंस कितना हो गया, 2r, दो पोल के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2r, ये समझ में आ गया, ये डिस्टेंस 2r हो गया। तो यहां मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, m इज इक्वल टू m इंटू 2r। अब वापस r का वैल्यू फाइंड करना है, r का वैल्यू फाइंड करना हमने सिखाया है। r का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसका लेंथ l है, तो सरकमफरेंस l इज इक्वल टू 2 पाई r, सरकमफरेंस है लेकिन ये हाफ है, सेमी सर्कल है, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये होगा l इज इक्वल टू पाई r, एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू l बाय पाई, r इज इक्वल टू l बाय पाई। तो यहां हम अगर पुट करेंगे m इज इक्वल टू m टू l बाय पाई, इस तरह का कोई आंसर है कि देखो m इज इक्वल टू 2ml डिवाइडेड बाय पाई, और 2ml, चलो 2ml के टर्म में नहीं है, यहां कैपिटल M के टर्म में, तो ये देखो कैपिटल M का वैल्यू, कैपिटल M का वैल्यू क्या है, ml, तो यहां पुट कर दो 2m डाइपोल मोमेंट बाय पाई। अब ये आंसर तो होगा, ये हमारा न्यू होगा, ये न्यू, जब सेमी सर्कल होता है उसके लिए ये न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आया, 2m डिवाइडेड बाय पाई, देखो 2m डिवाइडेड बाय पाई, आंसर भी करेक्ट है। तो समझ में आ गया, जब भी सेमी सर्कल आता है तो ये हमेशा याद रखना। और एक प्रॉब्लम आता है इस पे, अगर स्ट्रिप को हमने बेंड किया इस तरह से और सेंटर के साथ इसका एंगल 60 है, सेंटर के साथ एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और ये दोनों रेडियस है, ये दोनों क्या है, रेडियस है। अब देखो 60 डिग्री, दोनों भी साइड सेम। अब अगर हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये r होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। उस केस में, ये अलग केस बता रहा हूं, उस केस में आपको r फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, 2r नहीं होगा जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो, और थीटा का वैल्यू आपको 60 दिया है। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम आते हैं। अब सेमी सर्कल में नहीं, तो इसमें अगर आपको r निकालना है तो r इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ की जगह क्या आएगा, आर्क, तो आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा का वैल्यू 60 है या पाई बाई के टर्म में होगा, वो आपको पुट करना होगा। तो इस तरह के भी सम आते हैं कि हमेशा 180 डिग्री आएगा ऐसा नहीं, सेमी सर्कल आएगा ऐसा नहीं, 30 डिग्री आ सकता है, 60 आ सकता है, तो तब आर्क वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। रेडियस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आर्क वाला, उसमें रेडियस का वैल्यू निकालना है एंड देन वो हमें पुट करना है। तो इसको याद रखो कि हर बार हमें ऐसा ही आएगा, सेमी सर्कल नहीं बोल सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट हमारा 7th सम क्या दिया गया है हमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क T with deflection theta is maximum for the magnet suspended freely in the uniform magnetic field of induction B. In which of the following condition the rate of change of torque with deflection theta, अब आपको
ऐसा लगेगा कि हमें क्या निकालना है, टॉर्क। ओके, जब किसी भी मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और मैग्नेट को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, ऐसा लगेगा। ओके, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो थीटा जब 90 होता है तो टॉर्क मैक्सिमम होता है। ये कंडीशन टॉर्क के लिए, किसके लिए, टॉर्क के लिए। हमें टॉर्क नहीं पूछा है इस प्रॉब्लम में, हमें टॉर्क नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क पूछा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू थीटा मींस क्या पूछा है, डी टॉर्क बाय डी थीटा, ये पूछा है। तो इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एम बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड के टर्म में चलते हैं हम, एम बी कॉस थीटा, ये आ गया। अब जब कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होगा तब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, cos 0 1, cos 0 1। तो जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो cos का वैल्यू क्या होगा, cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड तब मैक्सिमम MB होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हमेशा ध्यान देना है, आपको टॉर्क पूछा है या रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क पूछा है। अगर टॉर्क पूछा है तो ये फॉर्मूला, टॉर्क पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर टॉर्क नहीं पूछा है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। तो प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ो, प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ो। गलती यहां पे होती है क्योंकि हमें पता रही टॉर्क तो ये होता है एम बी साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू ये होता है, तो हम पढ़ते नहीं, तो मैक्सिमम कब होता है उतना ही हम याद रखते। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 0। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सम। चलो क्या दिया है हमें नेक्स्ट सम, two identical thin bar magnet each of length L and pole strength M are placed at a right angle to each other with n pole of one magnet touching the south pole of the other magnet. What is the magnetic moment of the system? ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, हमारे पास दो मैग्नेट है, दोनों भी आइडेंटिकल है, दोनों भी आइडेंटिकल है। ओके, जिनका लेंथ L है एंड पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है। लेंथ है L और पोल स्ट्रेंथ है M, आर प्लेस इन अ राइट एंगल टू ईच अदर। अब दोनों भी राइट एंगल में प्लेस किए हमने, ये एक और ये सेकेंड, दोनों भी हमारे राइट एंगल में हमने प्लेस किए हैं। कैसे प्लेस किए हैं, विथ नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट टचिंग साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट। नॉर्थ एक का और साउथ दूसरे का। ठीक है, तो अब नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस तरह से ये दोनों अटैच है। अब हमें क्या पूछा है कि फाइंड आउट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। तो पहले ही आपको पता है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका लेंथ कितना है L, इसका भी लेंथ L, इसका पोल स्ट्रेंथ M, इसका पोल स्ट्रेंथ M, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, M इज इक्वल टू ML। और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, इसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। तो ये होगा एक मैग्नेटिक मोमेंट ML, यहां हम कहते हैं इसको कैपिटल M, और ये होगा दूसरा ML। दोनों में एंगल 90 डिग्री, दोनों में एंगल क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां कैसे फाइंड आउट करते हैं, L नहीं ये M, दोनों भी M, कैपिटल M, दोनों इस तरह से आ गए। अब ये दोनों भी वेक्टर है, ये M ये भी M, इनमें एंगल 90 डिग्री। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम पी क्यू कॉस थीटा, 2 टाइम पी क्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा 90, कॉस 90 0। ये फॉर्मूला होता है ना, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम पी क्यू कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला अब हम अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ एम है तो ये एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम एम इंटू एम स्क्वायर कॉस 90 जीरो, तो ये टर्म हट गया, तो बचा क्या एम आर इज इक्वल टू 2 टाइम एम स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन कॉस 90 जीरो 2 टाइम एम स्क्वायर, सो एम आर इज इक्वल टू √2 कैपिटल एम। और कैपिटल एम का वैल्यू कितना होता है, कैपिटल एम का वैल्यू होता है एम एल, हमने फाइंड आउट किया है। सो एम आर इज इक्वल टू √2 एम एल। देखो ऑप्शन है कहीं √2 एम एल, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सी, ऑप्शन क्या होगा सी। तो ये समझ में आ गया। तो अभी यहाँ 90 डिग्री दिया है, ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगे, जैसे कि 60 डिग्री होगा, जैसे 60 डिग्री अगर दो मैग्नेट आपको ऐसे दिए गए हैं, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, या फिर ऐसे दिए होंगे नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, इसमें एंगल होगा 60 डिग्री, देन साउथ नॉर्थ इसमें एंगल होगा 30 डिग्री, और 90 डिग्री वाला हमने तो देख लिया। तो हर एक के लिए साउथ टू नॉर्थ हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले केस के लिए रिजल्टेंट इज इक्वल टू √m स्क्वायर प्लस 2 m स्क्वायर m इंटू एम, कॉस का वैल्यू कॉस 60 डिग्री, इस तरह से इसके लिए फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए 30 डिग्री सेम फॉर्मूला यहाँ भी, ये 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस का वैल्यू कॉस 30 डिग्री, और यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ 0 होगा। तो ये भी याद रखना है, ये केसेस भी हमें याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पूछा जाता है। तो बोर मैग्नेटॉन वाला फॉर्मूला याद रखो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, so m is equal to n into बोर मैग्नेटॉन, ये अब पता होगा। सो बोर मैग्नेटॉन हमारा कांस्टेंट होता है, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो इस टाइप के सम हमें पूछे जाते हैं, इस टाइप के सम पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो एक सिंपल प्रॉब्लम और, सपोज बार मैग्नेट है जिसका लेंथ 3 है, बार मैग्नेट लेंथ कितना दिया है हमें, लेंथ हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दिया है हमें 3 सेंटीमीटर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला I इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, लेंथ दिया है, क्रॉस सेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट, ये सीटी में पूछा है 2017 में। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हमें दिया है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर वाला, ये तो हमें 3 पुट करना होगा। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें
एरिया दिया गया है और लेंथ दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, एरिया इंटू लेंथ, ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। तो चलो देखते क्या आता है इंटेंसिटी का वैल्यू। इंटेंसिटी निकालने के लिए अब फॉर्मूला लिखता हूं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम एरिया इंटू लेंथ। चलो एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू हमारा 3, एरिया का वैल्यू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो 2 इंटू सेंटीमीटर 10⁻² और उसका स्क्वायर 10⁻⁴। यहां लेंथ 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या आया, आई इज इक्वल टू 3 3 कट 1/2 इंटू 10⁻⁴ प्लस 2 6 -6 ऊपर गया प्लस 6, तो यह आया आई इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁶, तो ये आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻⁵। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम इंटेंसिटी वाले आते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है, 5 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो इस सेशन के हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं।